हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हम ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने कल जो है अपना पहला क्लास किया था, जहाँ हमने सामान्य जानकारी को देखा, जहाँ पे सीमावर्ती देश क्या होते हैं, अक्षांशीय देशांतीय विस्तार क्या होते हैं, वो सब हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया। इनफैक्ट सारा कुछ हमने याद किया एक ही क्लास में। और आज भी जो आपको क्लासेस में करवाऊँगी, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगी, वो लगभग आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएं। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, वो है भारत भौतिक विभाजन। हम देख रहे हैं भौतिक विभाजन क्या होता है, मतलब जो भी प्राकृतिक चीज़ों का प्राकृतिक तरीके से जो विभाजन होता है उसे हम भौतिक विभाजन कहते हैं। तो इसमें हम जो है देखने वाले हैं, जैसे कि मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, इसके बाद आपका हिमालयी क्षेत्र। तो ये इसी प्रकार से बढ़ता हुआ जाएगा, जहाँ पे हम जो है इसके बारे में तटीय क्षेत्र, द्वीप समूह, प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, भारतीय मरुस्थल क्या होता है, उत्तर भारत के मैदान में क्या क्या आता है, ये सब कुछ हम उसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश, इसको हम देखेंगे। थोड़ा सा इसका टॉपिक भी डिस्कस करती चल रही हूँ, जो इसके नोट्स हैं, ताकि आप क्वेश्चंस जब भी दें तो आप अपना क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएँ और चीज़ें आपको याद रहे। ठीक है, तो बार बार वीडियो को देखिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएँ। तो इसमें आपका देखिए, टीचिंग एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है। प्लेट्स के बारे में अगर पूछा जाता है तो सिर्फ वही एक 33 सागर वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, जिसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से प्रश्न आपका बन जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, पर इस टॉपिक को हम कवर ज़रूर करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। हम प्रत्येक टॉपिक को देख रहे हैं, हर एक टॉपिक से जिस जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सब आपको करवाया जा रहा है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और बीपीएससी की मैं बात करूँ तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप 8 मार्क्स जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से ला सकते हैं, क्योंकि 40 मार्क्स का जो आपका जीके जीएस पूछा जाता है उसमें 8 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्लास अब स्टार्ट होता है। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। आगे भी आपको इसी प्रकार से पूरा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको क्लास में ही सारी चीज़ें याद भी करवा दी जाएंगी, क्योंकि इसको हम रिपीट करेंगे और काफ़ी बार चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी, आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पुरातत्व, यहाँ पे पूरा चुंबकत्व यानी कि बात की जा रही है कि यह किस प्रकार की शाखा है। तो यह अध्ययन की वो शाखा है जो अवसादों, चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही जानना है कि ये किस प्रकार की चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो चट्टानों का अवसादों के निर्माण का, उसके गुणों का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर विज्ञान की वह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन पूरा चुंबक माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर एक हैं जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करते हुए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया है इन्होंने। तो ये सारा कुछ इसके बारे में दिया गया है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपका पर्वतीय प्रदेश का है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कराई जाएंगी। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 10-12 क्वेश्चन ही है। इसके बाद हम उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो हमारा हिमालय वाला पार्ट है, उसको हम करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और यकीन मानिए अगर आप कंप्लीट देखते हैं पूरी वीडियो को तो बहुत ही आसानी से पूरे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो सिद्धांत है इसमें क्या है। तो गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। तो देखिए, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा भूभाग आपका गोंडवाना लैंड का है। तो याद रखिएगा, भारत हमारा किसके अंदर आता है? गोंडवाना, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न बनता है वो आपका भारत से बनता है। हालांकि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पूछा जाता है आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन, तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका क्षेत्र भी आपका गोंडवाना लैंड के अंदर आता है। ठीक है, मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं, ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है।
और क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपने कई लोगों ने पूछा कि मैम 11 और 12 क्लास का आपने नहीं करवाया है। तो देखिए क्लास 11 और क्लास 12 का टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके जो हैं थ्योरिकल पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे उसमें सिद्धांत दिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो अभी जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसको ही हम डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम ये जो अभी आपको क्वेश्चन सीरीज़ में लेके चल रही हूँ ना, इसमें आपको प्रत्येक तरह की चीज़ें कराई जाएंगी, सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो भी आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, या जो भी एडिशनल चीज़ें भी हैं वो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जितना भी आपने किया है उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर लगाइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अगर इसको आप छोड़ देंगे तो फिर आपका ये बहुत ही ज़्यादा कम चांस रहेगा कि आप ज्योग्राफी को अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तेथिस सागर के बारे में अगर बात की जाए तो तेथिस सागर जो है, इसके अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय, पश्चिम एशिया और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में ये आगे जाके विकसित हुए हैं। और इसीलिए जो है हिमालय पूरी तरह से युवा स्थलाकृति है, मतलब ये नवीन है, वलित पर्वत के रूप में आप इसे जानते हैं। ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ इसमें होती हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पातालकोट कुएं भी पाए जाते हैं। पातालकोट कुएं क्या होते हैं, तो ये जो है आपका ज़मीन के ऊपर, आपने देखा होगा कहीं पे कि ज़मीन के अंदर से पानी जो है स्वतः ही निकल रहा होता है, तो उस जगह को कोड़ के वहाँ पे कुआं नुमा बना दिया जाता है। तो वो किस एरिया में होता है, तो तराई क्षेत्र में होता है। ये सभी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ और आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद भी रहेंगी और आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि आपने क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तेथिस सागर के हिमालय के ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी का निर्माण हो रहा है। और ये द्रोणी आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली अपसादी निक्षेप जो धीरे धीरे भर गया। तो यहाँ पे इसके बारे में बात किया जा रहा है, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैसा नहीं है। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग जो है वो उत्तरी मैदान है आपका। तो जैसे हिमालय से नदियों के रूप में धीरे धीरे जो नदियाँ बहती हैं, तो उससे जो मिट्टी जो अवसाद होता है उसका निक्षेप हुआ है। इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ है, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ये सब बातें आपको ऑलरेडी डिस्कस की गई हैं जब हम एनसीईआरटी कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपको इसमें याद आ रही होंगी अभी। तो भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम भाग है, ठीक है। और यह स्थिर भाग है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से ये बना हुआ है। ये सब पॉइंट आपको देखिए स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का आउटलाइनर यानी कि बहिश्रायी भाग है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रषण के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन का कारण है। तो ये सब कुछ पॉइंट थे। चलिए अब 4 प्राकृतिक प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है वो, तो एक है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। तो इस प्रकार से इसको 6 इसके जो हैं। यहाँ पे एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत को शैल उत्तर स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में इसको बांटा गया है। तो ये पूरा आपका डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये आपका जो भाग है, ये आपका ये मरुस्थल क्षेत्र है यह। और यहाँ पे जो आपका उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, इधर सिंधु गंगा का मैदान है, इधर पूर्वोत्तर हिमालय में इसको बांट दिया गया। ये आपका मध्य उच्च भूमि है, इधर दक्कन का पठार है, इधर पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है। इस प्रकार से इसको बांटा गया है, ठीक है। और इधर आपका लक्षद्वीप समूह है, इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है बांटा गया है, एक बार देख लेते हैं। तो ये कैसे 6 भाग में बांटा गया है, तो उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं हैं, फिर उत्तरी भारत का मैदान है, फिर भारतीय मरुस्थल है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। कुछ इस प्रकार से इसको बांटा गया है। और बस यहाँ पे यही सभी बातें थी जो इम्पोर्टेंट थी। धारवड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रसन से हुआ है। तो ये चीज़ें जो है आप चट्टान वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे
कुछ अगर इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, याद रखिए, सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं कहाँ पे? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ठीक है, जिसे हम आर्कियन युग की चट्टानें भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपका बिहार के क्रम में पूछा जा सकता है। जैसे बिहार का अगर हम बात करें तो जैसे बिहार है, ये आपका बिहार का मैप है। तो बिहार में आपका धारवाड़ क्रम का चट्टान इस एरिया में पाया जाता है, ठीक है। इस एरिया में आपका धारवाड़ क्रम का चट्टान पाया जाता है, जो आपका गया से इधर साइड भागलपुर, मुंगेर साइड आपका ये पूरा धारवाड़ क्रम का चट्टान है। तो ये प्रश्न भी आपका बन सकता है कि ये किस साइड में है। तो उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार। तो याद रखिएगा दक्षिणी बिहार में आपका ये दक्षिण पूर्व बिहार में ये आपका स्थित है, ठीक है। इधर आपका पश्चिम है, इधर पूर्व है, ये तो आपको पता ही होगा। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये आपका दक्षिण पश्चिम एरिया में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बिहार के अगर मैं बात करूँ तो उसके उपलक्ष्य में आप ये देख सकते हैं। इधर विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, इधर टर्सियन युग की चट्टानें। आपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर पढ़ा होगा चट्टानों को तो आप बहुत आसानी से इसको जान रहे होंगे। इधर पूरा आपका मैदान है गंगा का। तो अगर हम आगे बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पुरा चंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किस तरफ सरका है? उत्तर को, दक्षिण को, या फिर ऑप्शन में चलते हैं पूर्व को या पश्चिम को। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए क्या था? उत्तर, ठीक है। उत्तर को किसका है, क्या है, इसके बारे में यहाँ पे जो दिया है इसको एक बार समझ लीजिए। प्रायद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है, इसके अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना के विशाल भूखंड का फिर से क्या होता है? विखंडन होता है, जिसमें भारतीय स्थल पिंड जो है वो उत्तर की ओर विस्थापित करता है, ठीक है। उत्तर की ओर विस्थापित करता है गोंडवाना, और इधर आपका अंगारा लैंड बन जाता है। तो वो बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। तो फैक्चुअल ये आपका थोड़ा थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे उसके माध्यम से ही आपको ये समझ में आएगा। तो ऐसा ना सोचें कि आपको ये आपने पढ़ा नहीं है तो आप कर नहीं सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। अभी आपको इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि गोंडवाना लैंड का ही भाग है भारत, और इतना ही आपको टीचिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जानने की ज़रूरत भी है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं? अभी बताया है, बहुत आसानी से इसका आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। आगे बढ़ते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित हुआ? अभी मैंने आपको बताया जस्ट। तो आप जान रहे हैं कि जितनी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो बेफिजूल की नहीं होती है, इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो बताइए कि कितने प्राकृतिक प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा कितने में किया गया है? 6 में अभी हमने देखा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, प्राकृतिक प्रदेशों की बात कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। 4 कैसे होगा? 6 उपभाग थे, सॉरी 6 क्या थे? आपके उपभाग थे। और मुख्यतः कितने भाग थे? 4 थे। अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हमने देखा था ये 4 हैं, और इसमें जो है 6 उपभौतिक यहाँ पे आपको बांटा गया है, भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो 4 क्या थे आपके? मुख्य रूप से थे उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। तो ये चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुख्यतः 4 हैं, ये 4 आपको ध्यान में रखना है। और 6 क्या है? वो उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेश हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के आधार पे ही इसको बांटा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट, आपके दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। उत्तराखंड बोले या चाहे पूरा भारत बोले, कहाँ पे पाया जाता है पाताल तोड़ कुआं? तराई क्षेत्र में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में कौन सा कथन है सही, वो बताना है आपको। आई थिंक सही बताना है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, सही कथन पे आपको बात करना है। तो पहले हम ये 2 देख लेते हैं।
संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार जो है दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। तो क्या ये कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल जो आपका ये कथन है बिल्कुल सही है। ठीक है, मेघालय का जो पठार है ये दक्कन पठार का ही भाग है। और इसके बाद देखेंगे कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनित में हुई है। तो ये जो भू आकार के बारे में बात की जा रही है, कश्मीर घाटी की रचना, तो ये भी जो है आपका बिल्कुल सही है। और आगे देखते हैं, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो ये भी पॉइंट आपका सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। ये वाला आपका जो है कथन वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3 यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में जो बातें दी गई है ना, इसको एक बार पढ़ना इंपॉर्टेंट है ताकि आप इसको समझ पाए, है ना। तो मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, आउटलाइनर है। अभी हमने ऊपर भी देखा था, मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिश्राही है, यानी कि आउटलाइनर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रषण के कारण भारतीय प्रायद्वीपीय से मालदी गैप द्वारा पृथक हो गया। ठीक है, मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया। इसके बाद ये आपको बात याद रखना है कि किसके द्वारा पृथक हुआ है, तो मालदा गैप के द्वारा पृथक हुआ है। कश्मीर घाटी की जो रचना है वो हिमालय की समभिन्नति में ही हुई है। और स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया और यह अग्रगर्त जो है एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जाने वाले अवसादों से यह अग्रगर्त क्या होता है, धीरे धीरे भर जाता है और इसी से एक विशाल मैदान का निर्माण होता है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और हिमालय की उत्पत्ति जो है वो भारतीय प्लेट, ये आप याद रखिए। ठीक है, चीनी प्लेट यहाँ पे नहीं होगा। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। तो ये वाला बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये टेक्टोनिक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न थे और यहाँ पे आपका जो है इतना डिटेल में टीचिंग एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, खास करके सामान्य ज्ञान में। तो यहाँ पे इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे असत्य पूछा जा रहा है। बस यहाँ पे कुछ 10 से 12 क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम पर्वतीय क्षेत्र पर आज बात करने वाले हैं। ट्रांस हिमालय को देखेंगे, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय, क्या होता है शिवालिक, मध्य हिमालय। यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो इसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड करते हैं, बताएंगे कौन सा कथन असत्य है। असत्य वाला बताना है। तो भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या है, भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, ये तो बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी कि फोल्डेड माउंटेन का एक नमूना है, तो ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव की क्रिया द्वारा हुआ है। तो पश्चिमी समुद्र तट जो है तो बिल्कुल भी ये नदियों के जमाव के द्वारा नहीं हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है ये वाला। भारत की गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार पाया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी ही गलत है, यानी कि सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है। वही बात यहाँ पे भी कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसको सुमेलित करना है। तो दक्कन ट्रैप अब कौन से युग में, कौन से समय का कौन सा पर्वत है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दक्कन ट्रैप जो है ये आपको बताना है। ये जो है आपका क्या है, तो ये बिल्कुल सबसे पुराना है। अभी हमने देखा था सबसे पुराना है, यानी कि सबसे आदि है, सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो क्रिटेशियस भी कहते हैं। इसको हम क्रिटेशियस भी कहते हैं, आगे होगा ऑप्शन में। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट आपका उत्तर नूतन है। ठीक है, उत्तर नूतन में आएगा, यानी बी का ए हो जाएगा। और आगे देखते हैं, दक्कन ट्रैप का तो हो जाएगा सबसे प्राचीन है, और पश्चिमी घाट जो है वो उत्तर नूतन है। ठीक है, उत्तर नूतन हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखें अरावली की अगर हम बात करें तो अरावली क्या हो जाएगा आपका, ये प्री कैम्ब्रियन युग है। ठीक है, ये भी आपका बहुत पुराना है, प्री कैम्ब्रियन युग का है ये।
तो ये आपका सेकंड ऑप्शन था, वो हो जाएगा। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है ये आपका अत्यंत नूतन के अंदर आ जाएगा, यानी सबसे नया है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। यहाँ पे हम यहाँ से बता देते हैं आपको। देखिए, ये तो ऑप्शन बी है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक साथ दिया हुआ है। तो दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति जो वो क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण का है। पश्चिमी घाट पर्वत की बात करें तो ये सेनोजोइक यानी कि उत्तर नूतन काल का है। इसको क्या कहते हैं? सेनोजोइक ईयर भी कहते हैं। अरावली पर्वत की बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन युग का है। और नर्मदा ताप्ती नदी ये जो है ये सबसे निक्षेप जो है ये सबसे नूतन काल का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केरल का कुट्टानाड़ प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए, एक प्रवाल द्वीप के लिए, या फिर भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए? तो भारत में सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। 8 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, मीठे पानी की झील जो है केरल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, केरल इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है यहाँ पे। और एक प्रवाल द्वीप भी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ठीक है। तो कुट्टानाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? कुट्टानाडु प्रसिद्ध है आपका केरल का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए यहाँ पे। और समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। किसको? कुट्टानाड़ को। कुट्टानाड़ सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड़ की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के अंतर्गत इसको घोषित भी किया गया है। तो एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। कुट्टानाड़ जो है, याद रखिएगा, न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, या फिर मध्य भारत क्षेत्र? मरुस्थल पूछा जा रहा है। मरुस्थल कौन सा क्षेत्र होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, असम वाला क्षेत्र में मरुस्थल कहाँ से आएगा? पूर्वी इलाके में। गंगा क्षेत्र में मरुस्थल हो ही नहीं सकता। मध्य भारत भी आपका लगभग गंगा वाला क्षेत्र ही है, तो सिंधु क्षेत्र बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका बीपीएससी से ही पूछा गया है कि जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं मुझे बताइएगा ज़रूर। बिहार का भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे ज्योग्राफी का हो या फिर हिस्ट्री से भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टान से यहाँ प्रश्न बना है। धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, बताना है। मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। तो यहाँ पे आपको बताना है उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मैंने आपको, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, ये आपका बिहार का मैप है, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो रोहतास आपका इस एरिया में होता है। और मैंने आपको बोला गया से लेकर के इधर वाला जो आपका एरिया है ये आपका धारवाड़ क्रम का चट्टान यहाँ पे पाया जाता है। तो रोहतास बिल्कुल अलग है। ये इलाके में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है, जो मध्य प्रदेश वगैरह में आपने पढ़ा होगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपका विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो आपका यहाँ पे कैमूर और रोहतास के इलाके में देखने को मिलता है। तो विंध्यन क्षेत्र कहें चाहे कैमूर की पहाड़ियाँ आपकी यहीं पे स्थित है, तो बिल्कुल अलग हो जाता है। धारवाड़ जो आपका है वो आपका रोहतास में नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे मैं आपको ये पढ़ के भी सुनाऊंगी, पर मैंने जो आपको बताया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैप के माध्यम से मैंने आपको बताया, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा, देखिए विंध्यन भूस्तरीय रचना जो है वो कैमूर और सोन घाटी यानी कि रोहतास में पाई जाती है। यही बात मैंने भी आपको बताया कि रोहतास और कैमूर वाले इलाके में आपके विंध्यन क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं या भूस्तरीय संरचना है वो पाई जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नवीनतम पूछा जा रहा है। गोंडवाना, कुड़प्पा, धारवाड़ या विंध्यन? बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका बताएंगे। तो देखिए, गोंडवाना जो है ये सबसे, गोंडवाना यहाँ पे हो जाएगा भारत में सबसे नवीनतम, ठीक है। विंध्यन, धारवाड़ और यहाँ पे कुड़प्पा ये जो है आपका बहुत पुराना है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के रूपांतरण और भ्रसन से हुआ है। अब देखिए ये चीज़ें आपको पढ़नी होगी तभी आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या होती है, तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं ये सब, यानी कि बहुत पुराना, जब मानव बनना भी शुरू नहीं हुए थे या जब मानव का निर्माण नहीं हुआ था, ठीक है, बहुत पुराना समय का है, जब शिलाएं ही बन रही थी, ठीक है, आर्कियन प्री आर्कियन युग। तो ये सभी कैम्ब्रिज यूज में आपका पाया जाता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक थी। तो याद रखिए जितना भी पुराना चट्टान होगा उसमें जो है ना आपके खनिज ज़्यादा होंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। जितने नवीन पर्वत होंगे उसमें खनिज कम होंगे आपके, और जितने ज़्यादा पुराने होंगे, इसीलिए आप जानते हैं कि दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा खनिज आपका पाया जाता है, ठीक है, उस साइड में आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वो बहुत पुराना है। जितनी पुरानी आपकी शिलाएं होंगी उतना ही ज़्यादा आपको खनिज देखने को मिलेगा। सोना, लोहा, मैग्नीज, अवरक, कोबाल्ट, क्रोमियम हो गया, तांबा, टंगस्टन, सीसा, ये सब खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। कुड़प्पा क्रम की चट्टान, ये सब इतना आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भित इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय का मापक तैयार किया है। तो ये कथन, आपको दो कथन दिया गया है। तो पहला कथन जो है वो तो गलत है, ठीक है, पहला आपका जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है भूगर्भिक समय का माप तैयार किया गया है, ऐसा नहीं है, ये आर्कियन समय का तैयार किया गया। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन और आर्यन युग में विभाजित किया गया। तो ये जो पहला वाला है ये गलत है और ये दूसरा वाला सही है। तो इसको याद रखिए, बस इतना ही याद रखिए आप कि चट्टानों को इस प्रकार से डिवाइड किया गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम जो है पर्वतीय प्रदेश देखेंगे जो आपको समझ में भी आएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल के थे और आपको ये 11-12 के क्लास में देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये चीज़ें मैं ज़्यादा आपको ध्यान नहीं दे रही हूँ इस पर, क्योंकि आपको टीचिंग एग्ज़ाम में ये सब पूछा नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, आगे है गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो याद रखिए एक नाम है आपको जियोस्क्लाइन जो है यहाँ पे, जियोसिक्लाइन, ये आपका जो है, या फिर इसको भू अभिनति गर्त के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जहाँ पे मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ है इस प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ है। तो गंगा के मैदान को इसलिए हम क्या कहते हैं, जियोसिक्लाइन कहते हैं। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, देखिए पर्वतीय प्रदेश की तरफ। पर्वतीय प्रदेश में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, तो पहले देखिए आप ये याद रखिए कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और इसकी जो बनावट है वो नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। याद रखिए हिमालय जो है वो आपका एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दे रही हूँ ताकि आंसर आप सही लगाओ, है ना, और आंसर सही लगाओगे तो आपको अंदर से खुशी भी होगी और चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। और मेरा मुख्य रूप से उद्देश्य यही रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कराई जाएं। तो यहाँ पे आगे देखिए, हिमालय सबसे यहाँ पे बात की जाए, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। तो जो भी मैं बोलती हूँ उसका मतलब आपको समझ में तो आता है ना। मतलब अगर ये वाला अगर हम एरिया देखें तो भारत का, तो आप देख रहे हैं कि पश्चिम से पूर्व बोला जा रहा है, तो ये इधर पश्चिम ही तो है, इधर पश्चिम से इधर पूर्व की तरफ जा रहे हैं। तो ये वाला एरिया जो है आपका हिमालय का एरिया, आप जानते हैं। तो इधर आपका सिंधु है, ठीक है, और इधर आपका ब्रह्मपुत्र है, तो यहाँ तक फैला हुआ है, ये बात आपसे कहा जा रहा है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, पता ही है आपको। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे और क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, तो हिमालय जो है वो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसतन देखा जाए इसकी चौड़ाई तो 240 किलोमीटर है, और ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है, ठीक है, मतलब ऐसे है ना, ऐसे है, तो अर्धवृत्त का निर्माण करती है। एक एक लाइन देखो, इतने अच्छे से समझा रही हूँ, आपको समझ में आना चाहिए बस।
और इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, मतलब किस किस राज्य में आपका जो है हिमालय है, तो यहाँ याद रखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग जो है वो ज़्यादा ऊंची है। ठीक है। इसकी ऊंचाई में विविधता देखने को मिलती है और हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। क्या है वो यही है आपका ट्रांस हिमालय जिसको कहते हैं, यानी कि तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक आपका जो होता है, ये इसमें इसको बांटा गया है। ठीक है। ट्रांस हिमालय को तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय, महान हिमालय इसी को कहते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय भी इसको कहते हैं। आपको जो मैंने नोट्स दिया है ना जीके जीएस वाला, उसमें सारा कुछ आपको सब कुछ एकदम एक जगह पे डिटेल में दिया गया है। आप चाहे तो वो नोट्स पढ़ के आप पूरा इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इससे। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। लॉन्गिट्यूडनल पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियन टर्सरी काल में हुआ और इस प्रकार हिमालय का सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय है। ये याद रखना है आपको और ये सब छोड़िए, नाम याद रखिए। बृहद हिमालय, महान हिमालय, हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी को कहा जाता है और इसका निर्माण किस युग में हुआ है, ओलिगोसिन युग में हुआ है। ठीक है। 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व। समय आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद है आपका लघु हिमालय। ठीक है। इसका मध्य मेयोसिन युग में ये हुआ और शिवालिक सबसे नया है, नवीनतम श्रेणी का है, जिसको प्लायोसिन युग कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जो हमने देखा हिमाद्री या आंतरिक हिमालय किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा बृहद हिमालय को। ठीक है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वोच्च ऊंचे शिखर हैं और यहाँ पे देखिए ये पूरा आपका दिया है। ये जो है ना बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। ये जो आपका कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल वाली जो श्रेणी है, ये क्रम से पूछी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। इधर आपका नंगा पर्वत है, इधर कैलाश पर्वत है, ये पूरा यहाँ पे दिया है। कामेत पर्वत है, नंदा पर्वत है। ठीक है। मानसरोवर झील है यहाँ पे आपका, फिर एवरेस्ट आपका, कंचनजंगा है यहाँ पे। ठीक है। मिसली पहाड़ी, डाफला पहाड़ी, नामचा बरवा, पटकाई, गारो खासी जयंतिया कहाँ पे है, नागा पहाड़ी, ये सब आपको याद रखना है। ये पूरा जो आपका एरिया है ये सब आपका हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है। महान हिमालय, अब देखिए 10 मिनट में सारा चीज़ रिवीजन नहीं हो सकता है, बस जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है वो बता रही हूँ। इसके बाद क्वेश्चंस हम लगाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसके। महान हिमालय जो है वो एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है, सबसे बड़ी ऊँची चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है। कौन? कंचनजंगा। यह पूर्व से तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा जो है वो पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। और अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति क्या है? उत्तर मध्य नेपाल है। धौलागिरी चोटी आपका नेपाल के मध्य में स्थित है। और यहाँ पे देखें तो महान हिमालय के वलय की प्रकृति असमित है। हिमालय के इस भाग को क्रूड ग्रेनाइट के द्वारा बनाया गया है। महान हिमालय की बात की जा रही है तो महान हिमालय को क्रूड ग्रेनाइट से बनाया गया है। ठीक है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उसको सतत वाहिनी नदियां भी कहते हैं। हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं। अब इनकी ऊंचाई अगर बात करें तो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है और 60 से 80 किलोमीटर इसका चौड़ाई है। मध्य हिमालय को पीर पंजाल श्रृंखला की सबसे लंबी श्रेणी भी कहते हैं। धौलाधर और महाभारत श्रेणियां भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल में कांगड़ा, कुल्लू मनाली, ये सब भी
मिलता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला यानी कि शिवालिक श्रृंखला होती है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। ये श्रृंखला जो है उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से है। और निम्न हिमाचल यानी कि लघु हिमालय तथा हिमालय के बीच में कौन सी है, लंबवत घाटी है जिसको दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून, कोटली दून। ये सभी बातें जो है मैंने आपको नोट्स में भी करवाई हैं और काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ाया भी है। ये काफ़ी ज़्यादा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम बढ़ते हैं आगे। बाकी चीज़ें जो है हम क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे आपको सभी चीज़ें बताते चलेंगे। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि एक ही क्लास में 1 से 2 इतने बड़े बड़े टॉपिक और क्वेश्चंस नहीं कराए जा सकते हैं। तो अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी एक्सप्लेनेशन में, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो बताना है यहाँ पे कौन सा कथन क्या आपको बताना है। तो कथन यहाँ पे देखिए, 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी, अभी हमने देखा था, तो ये तो सही है, ठीक है। और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हिमालय जो है अपनी वर्षा का अधिकांश कहाँ से प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, जो लौट के आपका तमिलनाडु वाला इलाका में होता है। ये सभी चीज़ें फिर अलग वो टॉपिक है, फिर मैं भटक जाऊँगी। तो चलिए ए यहाँ पे आपका कौन सा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर से यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दी गई हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं, ये तो सही है। हिमालय की नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है, तो ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, दोनों सही है और इसकी पुष्टि भी करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें एक प्राचीनतम श्रेणी है। कौन प्राचीनतम श्रेणी है, शिवालिक, निम्न, बृहत हिमालय या धौलाधर श्रेणी। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में से हुई है। प्राचीनतम श्रेणी आपसे पूछी जा रही है, तो कौन सा हो जाएगा, बृहत हिमालय हो जाएगा। इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्राचीन कौन सा है, बृहत हिमालय। अगर ट्रांस हिमालय होता तो हम ट्रांस हिमालय लगाते, ठीक है। तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से आपको चलना है लेके। कौन सा कितने युग में है, ये सभी चीज़ें आप देख ही चुके हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है, इतना ज़्यादा लॉजिकल तो ये टीचिंग एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली जो शीत लहरों का अनुभव हमें होता, तो ये बात इसमें कही जा रही है, तो जो बिल्कुल सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाती, मतलब अगर नदी हिमानी नहीं बहती, नदियाँ नहीं बहती, तो अब वहाँ से अवसाद का निक्षेप नहीं होता और जो हमें खादर बांगर ये जो हमें मिला है ये हमें नहीं मिलता, तो एक जलोढ़ मृदा का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, बिल्कुल। तो क्योंकि जो आपका हिमालय पर्वत श्रेणियाँ है इससे टकरा करके जो है मानसून का काफ़ी बदलाव होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों ही सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं। तराई कहते हैं, दून कहते हैं, खादर कहते हैं, भाबर कहते हैं, बताएंगे। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं, याद रखिएगा भाबर कहते हैं, ठीक है। समतल मैदान को क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। फिर उसके ही थोड़े समीप जो आपका दलदली इलाका होता है वो आपका क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा वो आपका तराई कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको एक बार आप जान लीजिए। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व तिस्ता के बीच फैले जो समतल मैदान है उसको भाबर कहते हैं। कहाँ से, सिंधु से पूर्व तिस्ता के बीच फैले जो समतल मैदान है उसको भाबर कहते हैं। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के में की गई कंकड़ और बजरी जमाव के निर्माण से ये मेखला बनी है। आपने पढ़ा होगा कि जो कंकड़ और यानी कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा पार्टिकल्स जो होता है उसमें आपका कंकड़ और बजड़ी होता है, इसमें इसका निक्षेप किया जाता है। और जो बहुत ही महीन कण वाली चीज़ें होती हैं वो आपका खादर में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हिमालय का पर्वत प्रदीय प्रदेश बताएंगे। ट्रांस हिमालय, शिवालिक, वृहद हिमालय, अरावली। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश बताना है आपको क्या होता है। 6 नंबर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है बताएंगे। अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय या सतपुड़ा। अरावली, पश्चिम घाट, हिमालय या सतपुड़ा। तो शिवालिक पहाड़ियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे यह किसका हिस्सा होगा, अरावली, हिमालय, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा। इसको तो देख के ही आप लगा देंगे 7वें नंबर में, जो कि आपको पता है हिमालय है, हिमालय का ये पार्ट है। आगे देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है वो किस एज में हुआ है, इयोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक या सेनोजोइक। तो जो सबसे प्राचीन, जो सबसे ज़्यादा नवीनतम होगा वही शिवालिक श्रेणी होगा। और आपको मैंने पहले भी दिखाया कि सेनोजोइक जो है वो आपका नवीनतम श्रेणी में आता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, ऊंचाई पूछा जा रहा है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई क्या होगी, तो हमने देखा था कितना था आपका 750 से 1100 मीटर। तो यहाँ पे 750 तो नहीं था, हमारा था 900 से 1100 मीटर जो हमने पढ़ा था अभी ऊपर। तो यहाँ पे तो कोई भी ऐसा है नहीं ऑप्शन में। 900 से 1200 मीटर, इसका क्या आंसर हम देख लेते हैं। अच्छा, ये आंसर में ही त्रुटि है, आप देख सकते हैं। 900 से 1100 मीटर के मध्य जो है इसका ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय बताएंगे या किन दो नदियों के बीच में। इस प्रकार का प्रश्न आपका पूछा गया था पिछली बार भी, तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सतलज और काली नदी के बीच में आपका कुमाऊं हिमालय है। ये सब मैं एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इसको एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी मैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। यहाँ पे कौन सी स्थिति का ये भाबर क्षेत्र उदाहरण है, अभी अभी हमने ऊपर देखा। तो बताएंगे 11 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो गिरिपद की स्थिति का, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप क्या देखेंगे। गहरे खड्डे देखेंगे, फिर यू घुमाव वाली नदियाँ देखेंगे, समांतर पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे, या भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखेंगे। क्या देखेंगे जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आप देखेंगे। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे वही क्रम आपसे पूछ लिया गया जो मैंने अभी आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था, तो याद रखिएगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका क्या होता है, कराकोरम होता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका लद्दाख, यहाँ पे होता है आपका जास्कर, और यहाँ पे होता है आपका पीर पंजाल। इसको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। अभी ऑप्शन में देख लेते हैं। कराकोरम, पीर पंजाल आ गया, नहीं होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में लघु हिमालय आपका स्थित है। तो देखिए, आप जानते हैं ट्रांस है, फिर आपका वृहद हिमालय है, फिर आपका वृहद हिमालय है, ठीक है। इसके बाद आपका मध्य हिमालय है, फिर आपका लघु हिमालय है, फिर आपका शिवालिक है। कुछ इस प्रकार से है आपका। तो लघु हिमालय जो है वो किस किस के बीच में है, लघु हिमालय। तो मध्य हिमालय यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो महान, यानी ये मध्य हिमालय, इसको ही महान हिमालय भी कहते हैं, है ना। तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या है आपका, लघु हिमालय। तो देख लो कहाँ है, चांस तो होगा नहीं। शिवालिक और महान हिमालय, बिल्कुल बी और यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पे जो आपको क्रम बताना है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है। तो सबसे पहले आपका शिवालिक होगा, क्योंकि नीचे आपका शिवालिक है सबसे पहले, है ना, दक्षिण में। तो शिवालिक आपका 2 ऑप्शन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इधर महान हिमालय, इधर लघु हिमालय है। तो पहले तो लघु होगा ना, फिर महान होगा, क्योंकि हम छोटे से बड़े जा रहे हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आंसर अपने आप आपको मिलता जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, बताइए। सबसे नवीन कौन सा है, तो शिवालिक ही है,
शिवालिक ही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद हो रहा है कि नहीं? कमेंट ऑप्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्वेश्चंस याद भी हो रहे हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं पहले, क्या पूछा जा रहा है इसमें, कौन सा क्रम है। तो उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है, यानी इस प्रकार से आपको बताना है, ठीक है। पहले ऐसे 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 बताना है आपको। तो पहले क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले आपका धौलाधर हो जाएगा। यहाँ पीर पंजाल था तो यहाँ पे धौलाधर, ठीक है, धौलाधर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जास्कर, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लद्दाख, और यहाँ पे हो जाएगा कराकोरम, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में होगा। तो पहले हो जाएगा धौलाधर, मतलब ये 1 पे है। उसके बाद जास्कर है, ये वाला 2 नंबर पे है। उसके बाद आपका ये वाला है 3 नंबर पे, फिर ये 4 नंबर पे, यानी 2 1 3 4 आपका ऑप्शन होना चाहिए, 2 1 3 4। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 1 3 4 आपका ए ऑप्शन में होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में एक प्रश्न बनता है, तो इसको बिल्कुल आप याद रखिए। और देखिए क्रम आपको याद हो गया होगा, उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो उत्तर दिशा की ओर का, यानी कि ऐसे आपको बताना है ना। तो उत्तर दिशा की ओर ऐसे जा रहा है, तो इसी तरह से आपको बताना है। तो सबसे नीचे क्या होगा, यहाँ पे पीर पंजाल है ऑप्शन में, तो सबसे पहले पीर पंजाल बताओ। अब तो आप खुद से बता सकते हैं, इधर जास्कर, इधर लद्दाख और इधर कराकोरम। तो पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर कराकोरम, बी ही ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्लियर है? आसानी से याद हो रहा होगा अब आपको। आगे देखिए, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो ये आपको बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपको बताना है। ये जो आपका एरिया है तो इधर से आपको बताना है ऐसे, ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर बताना है, तो इधर सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका होना चाहिए पहले इधर सिक्किम साइड में आ जाइए, कंचनजंगा या ये आपका होगा, ठीक है, कंचनजंगा। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, धौलागिरी तो आपका इधर है, तो एवरेस्ट हो जाएगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है। धौलागिरी अभी हमने ऊपर देखा था ना, पीर पंजाल की जगह हमने लगाया था, तो यहाँ पे आपका धौलागिरी है। तो ये आपका सबसे पूर्वी साइड है, और इधर आपका सबसे पश्चिमी साइड है। तो इधर आपका सबसे पश्चिमी साइड है, इधर आपका सबसे पूर्वी साइड है। तो आपको ऐसे ही चलना है और बताना है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सा है। अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत और पटकोई श्रेणियाँ बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पटकोई श्रेणियाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका। पटकोई श्रेणी क्या है देख लीजिए। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। से सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और चूंकि प्रायद्वीपीय पठार सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है, तो वो नवीन तो होगा नहीं, और सबसे नवीन अगर हम ऑप्शन में देखें तो क्या हो जाएगा, पटकोई हो जाएगा। आगे देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो पटकोई पहाड़ियों में कौन नहीं है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी पटकोई में आप इसको नोट कर लीजिए, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में ये आपका पटकोई पहाड़ियाँ हैं, और त्रिपुरा जो है ये इसमें नहीं होगा। मिजो पहाड़ियाँ जो है इसमें त्रिपुरा सम्मिलित है। आगे देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है किसमें। अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल नहीं होगा,
जम्मू कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड। तो पंजाब भी नहीं होगा, इस दोनों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आपने जो देखा ये वाला एरिया ऐसे इस जगह पे है, तो इस जगह पे क्या उत्तराखंड है? तो यहाँ पे ऐसे आपको आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, अटल टनल से संबंधित कौन सा विचार यहाँ पे सही है, कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। इसका निर्माण जो हुआ है सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, ये भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये भी आपका सही है। और यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट देखना है वो देखिए, 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल टनल का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और ये लोह स्पीत और यहाँ पे जोड़ता है मनाली और लोह स्पीत को, ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये भी बीपीएससी ने ही पूछा है 2022 में। और यहाँ पे बताना है कितना किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो 24 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये डेटा बेस्ड है तो बस इसको ऐसे याद रखिए, 9.02 किलोमीटर, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अब यहाँ पे ये बताना है आपको कि अटल टनल किसको पार करती है, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख या पूर्वी पीर पंजाल, पश्चिम या पूर्वी पीर पंजाल, जास्कर या लद्दाख बताएंगे। यहाँ पे निम्न हिमालय के अंतर्गत आता है, तो इससे भी आपको एक आइडिया लग रहा होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो पूर्वी पीर पंजाल हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? वृहद हिमालय और पीर पंजाल, ये तो इजी था। वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच आपका कश्मीर घाटी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि कश्मीर घाटी अब राज्य ना रहकर क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश। और कब बना है? 2019 31 अक्टूबर, ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए, कश्मीर घाटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? अभी अभी आपने देखा है, तो फटाफट से इसका आंसर करेंगे। तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन अक्षयी चीन का भाग है? अक्षयी चीन का भाग कौन सा है ये बताना है। कराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या लद्दाख पठार? लद्दाख पठार बताएंगे, तो कौन सा हो जाएगा? लद्दाख पठार हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपको पता होगा कि ये आपका कौन सी अवस्थिति है, तो ये भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं में जो एक संधि स्थल है। और इस भारतीय भूभाग पर जो है 1962 में आपको पता है कि युद्ध भी हुआ था, चीन ने इसको कब्जा कर लिया था, तो ये चीन के द्वारा ऑक्युपाइड क्षेत्र है। और ये भारत चीन के मध्य जो सीमा विवाद का क्षेत्र है वो लद्दाख में ही रहा है, लद्दाख पठार के अक्षयी चीन, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है ये आपको बताना है। बृहद हिमालय की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे महान हिमालय बोले चाहे ग्रेट हिमालय बोले, क्या हो जाएगा? 6000 मीटर हमने बात की। और ग्रेट हिमालय की बात करें तो यहाँ पे 8850, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 8850। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एक्यूरेट में हम देखें तो कितना है? 8848.86 मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल का पर्यायवाची पूछ रहा है यहाँ पे। हिमाचल मतलब हिमाचल का अन्य नाम क्या है? तो हिमाचल किसे कहते हैं? महान हिमालय को, मध्य हिमालय को, शिवालिक को या ट्रांस हिमालय को? तो एलिमिनेट कर लीजिए, शिवालिक तो होगा नहीं हिमाचल। ठीक है,
और यहाँ पे ट्रांस हिमालय भी नहीं होगा, महान हिमालय भी नहीं होगा। कहाँ पे सबसे ज़्यादा, एक प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे ज़्यादा घूमने फिरने का जगह, यानी कि पर्यटक के दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? मध्य हिमालय है, इसी को हिमाचल भी कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। अब आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है, तो इस दृष्टिकोण से इसका आंसर अलग हो सकता है, पर आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा होगा। ठीक है ना, आपको पहले तो यही ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन सा क्षेत्र आपका हिमालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर तो आता ही है, लेकिन ये आपका अब यूटी के अंदर है, तो ये आपका राज्य नहीं होगा। ठीक है, ये आपका राज्य नहीं होगा। और यहाँ पे हम बात करें तो इसके अलावा कौन सा था, तो लद्दाख भी आपको पता है, यहाँ पे लद्दाख भी जो है आपका, ये भी आपका यूटी के अंदर आता है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और एक मिनट रुक जाइए, अगर यहाँ पे सिर्फ राज्य पूछा जा रहा है ना, तो हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा सिक्किम, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी देखो बहुत ज़्यादा हो गया, तो 7 हो गया, तो ये तो गलत है। ठीक है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो 5 नहीं, पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका जो है सही नहीं है। पुलिकट झील जो है केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, तो ये सही है, तो थर्ड सही है, यानी कि केवल थर्ड ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपका राज्य देख सकते हैं यहाँ पे, और 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये दोनों यूटी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद यहाँ अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब आपका राज्य है। और यहाँ पे ये भी आप देखिए कि 5 नहीं है, यहाँ पे कितना 6 होना चाहिए, 6, ये 6 है आपका। कैसे, तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, गुजरात है ना, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आपका कुल कितने हैं, 6 हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। पुलिकट की बात की जाए तो पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा लेगुन है, और इसका विस्तार दो राज्य में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसीलिए आपका थर्ड विकल्प सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमालय पर्वत की श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत मैंने आपको अभी बताया, बताइए कौन सा? उत्तराखंड सब पढ़ा हमने, उत्तर प्रदेश नहीं पढ़ा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम पूछी जा रही है, अरावली तो होगा नहीं, विंध्याचल, हिमालय श्रेणी, पूर्वी घाट, तो यहाँ पे हिमालय श्रेणी जो है यही आपका नवीनतम हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बन रहा होगा अब आपका। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पूछा जा रहा है, तो अगेन क्या हो जाएगा? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाचल, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? हिमाद्री श्रेणी यानी कि हिमालय श्रेणी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 कथन दिया गया है, तो देख लेते हैं दोनों कथन क्या है। तो भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो ये तो बात सही है। हिमालय में कई अनुदैर्य उत्क्रमत यहाँ पे क्षेत्र है, ठीक है, उत्क्रम क्षेत्र है, इस वजह से आपका भूकंपीय क्षेत्र ये सघनता वाला है। तो कारण भी सही दिया है, तो ए और आर दोनों सही होगा, सही व्याख्या भी दिया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लंबा चौड़ा सा, इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं रोक दी हूँ, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत, और 4 क्वेश्चन है बस, इसको कर लेते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, किसका?
मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका उदाहरण है? सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिम नदीय मैदान का या जलोढ़ मैदान का? इम्फाल बेसिन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका, इम्फाल बेसिन की बात की जाए तो ये सरोवरीय मैदान हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान जो था वो सरोवरीय मैदान कहलाता है, और कश्मीर घाटी इम्फाल बेसिन इसके एक अच्छे उदाहरण हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कथन दिया गया है, देख लेते हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जो है वो जीवाश्महीन है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जो हैं वो जीवाश्महीन है। तो क्या ये बात आपका सही है? ये गलत है, जीवाश्महीन नहीं है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल सही है ये। बाएं हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी सही बात है। तो 2 और 3 सही है, तो ए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय या कश्मीर हिमालय? 38 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर हिमालय। ठीक है, करेवा। आगे बढ़ते हैं, कैलाश पर्वत जो है वो किस क्षेत्र में अवस्थित है बताएंगे? सिक्किम, तिब्बत, नेपाल, उत्तराखंड? बताइए 39 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो तिब्बत हो जाएगा। कैलाश पर्वत जो आपका तिब्बत एरिया में आपका पाया जाता है। ठीक है, 40 और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। तो ये क्या है तो देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी अवस्थित है यहाँ पे चोओ, लोत्से, अन्नामलाई या सिरुमाली? अन्नामलाई तो आपका दक्षिण पर्वत में आपने पढ़ा होगा, दक्षिण का पर्वत श्रृंखला में आपने पढ़ा होगा, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा हो जाएगा, 1 और ये 2। ठीक है, तो यही होगा 1 और 2, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था पूरा जो हमने आज इसको देखा। कल जो हमारा रहेगा वो दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल का क्लास। तो ज़रूर जुड़िएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।